स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गुड इवनिंग बच्चों एंड नमस्कार एंड जय श्री राम आप सभी लोग को। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। तो आज जो है हम लोग क्लास में क्या करेंगे, आज स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। अब ये लास्ट चैप्टर ही है, मेन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें जो है अब लास्ट ही है, जो कि आपका जो तीन बचे हुए हैं ना आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब मान के चलो कि 3 से 4 क्लास और चलेगी इसके लिए, फिर फिनिश। क्योंकि अभी देखिए आपका क्या क्या बचा हुआ है, मेन बाइनोमियल बचा हुआ है ना, इसमें ही सारा चीजें इसमें करेंगे हम लोग। आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बताएं तो सिलेबस के हिसाब से पॉइजन बचा हुआ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है ना। ये 3-4 ठो डिस्ट्रीब्यूशन बचे हुए हैं, तो एक एक दो दो होगा, उससे ज्यादा क्लास नहीं जाएगी। तो मान के चलो कि मैक्सिमम 4 से 5 क्लास जाएगा, उसके बाद स्टैटिक्स टोटल फिनिश। क्लियर है सभी बच्चों को? स्टैटिक्स के लिए मान के चलो कि टोटल 4 से 5 क्लास जाएगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आते हैं, बात करते हैं किस चीज की, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया उन फंक्शन को। जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, बाइनोमियल हो गया, तो इस तरह से जब चलता है, कांस्टेंट हो गया, तो वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह के जब डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी पर, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताओ 100 रुपीज को, 100 रुपीज को 20% में, बताओ कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको 100 रुपए दिए जाते हैं, 20 लोगों को बांटना है, कितना कितना दिया जाए? अब आप लोग बताओ, बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 100 रुपए है, 100 रुपीज है, और 20% है, 20% है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, कितना कितना दिया जाए कि सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? क्या करोगे? 5-5 का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि नहीं? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अगर कोई एक रैंडम वेरिएबल दिया जाए, ये रैंडम वेरिएबल मान लो, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को क्या की जाती है? डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो किस तरह से आप लोगों ने किया लॉजिक कि भाई सबको 5-5 रुपए दे दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो ये जो आपने दिया हुआ है 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए ईच पर्सन को दे रहे हो, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपने सबको समान तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सारे इक्वल हो जाएं, वहां पर हम बोलते हैं कैसे, कितने हो जाएंगे? सभी को क्या, सभी इक्वल हैं, और जब सब इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? सबको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? तो ये लॉजिक लग गया। हमने एक एक की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। इससे फायदा क्या होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से फायदा ये होता है कि जब सबका पता चल जाए डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, तो अगर हमको कोई मास प्रोबेबिलिटी निकालना है या मीन निकालना है, कुछ भी चीजें निकालनी है, तो हम डायरेक्टली उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि डेटा एनालिसिस में काम आसान बन जाता है। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस जब करनी पड़ती है, जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं, लार्ज अमाउंट में, तो वहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन या फिर वेरिएंस कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अब ये होता क्या है देखोगे ना, तो एक्चुअल में ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी और भी मैं एक एग्जांपल दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के, बट अभी ये समझ लो कि ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। मतलब यहीं पर अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं
तो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इनको शॉर्टकट में SPD बोल रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है 2 टाइप के मेनली होते हैं। एक आपका कौन सा? डिस्क्रीट टाइप के, अगर डिस्क्रीट होगा तब, और एक होता है आपका कंटिन्यूअस, जब रैंडम वेरिएबल कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस, जब रैंडम वेरिएबल जो होगा आपका अगर कंटिन्यूअस होगा उस केस के अलग, और अगर डिस्क्रीट होगा तो उस केस के लिए अलग हम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट के लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस है तो उसके लिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, इसके लिए देखिए पहला आता है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट आता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहला है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा इसी में आता है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है बर्नौलिस, बर्नौलिस, ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। मतलब डिस्क्रीट टाइप के अगर रैंडम वेरिएबल होंगे तो हम इन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। पहला डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है बर्नौलिस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ जो है इसी में पॉइजन। अबे पॉइजन कौन सा पॉइजन है भाई? इसको जहर मत बोल देना, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इसी में और भी होते हैं जिसका नाम होता है निगेटिव बाइनोमियल। वैसे ये हमारे काम का नहीं है, फिर भी नाम बस लिख रहा हूँ, निगेटिव बाइनोमियल। एक तो ये हो गया। 6 नंबर इसी में होता है, छठवां नंबर जो है जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक लास्ट होता है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? जब आपका रैंडम वेरिएबल किस टाइप से हो बच्चों बताओ? जब रैंडम वेरिएबल अगर आपके किस टाइप से हो जाए? डिस्क्रीट टाइप का होगा। तो डिस्क्रीट टाइप में हम इतने सारे चीजों को पढ़ते हैं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, निगेटिव निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बट हमारे काम का चीज कौन सा है जो एग्जाम में आने वाला है? एग्जाम में आने वाला और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट यहाँ से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? लेकिन अगर आपको बाइनोमियल पढ़ना है तो बाइनोमियल के लिए बर्नौली जरूर पढ़ना पड़ेगा। बिना बर्नौली के बाइनोमियल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में कम आएगा, आएगा वैसे भी, बट कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर तब होगा जब हम बर्नौलिस को डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर लें। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इन सब के लिए हमको पहले डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में हमारे यहीं से आएंगे क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएंगे, ना तो जियोमेट्रिक से, ना हाइपर जियोमेट्रिक से, और ना ही निगेटिव से। सिर्फ आएगा तो हमारे लिए, और हमारे सिलेबस में भी कौन सा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? सिर्फ डिस्क्रीट टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करना है। अब इसी में बी, बी कौन सा है? कंटिन्यूअस जब होगा तो, जब कंटिन्यूअस होगा तो इसमें भी देखिए बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका जब आपका कंटिन्यूअस होगा तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
दूसरा इसमें भी यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इन वन, तीसरा नंबर होता है इसमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल। सुने हो ये सब नाम कभी? बताओ भाई, क्या सब लोग कोई सुना है इसका नाम पहले कभी कि नहीं सुना है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। छठवा इसी में है कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेवेंथ इसी में आता है आपका स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पहले ये सारे नाम कभी पढ़े हो? बताओ। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के समझ में आ गए? कंटिन्यूस होगा तो हमारे लिए कौन सा होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल, बीटा गामा कॉसी। इतने सारे वैसे आते हैं, मैंने नाम लिखा दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे इस सिलेबस में काम का चीज कौन सा है? इसमें भी बताया ना, हमारे लिए इसमें काम का चीज है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक यही है, बाकी उम्मीद नहीं है कि कहीं से आता है, बट इसको भी एक कर लेंगे कंटिन्यूस वाला। तो देखा जाए तो दो इधर से हैं, दो इधर से। हमारे लिए सिर्फ चार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें नहीं कराऊंगा मैं इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन में तो यही है अभी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ नॉर्मल और बीटा इधर से पॉइजन, और उधर से हम लोग को नॉर्मल और यूनिफॉर्म पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पूरे टाइप्स आपको बता दिया हूँ कि इतने टाइप्स के होते हैं। ये पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक एक चीज को पहले कवर करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म का मीनिंग पहले भी पढ़ चुके होगे लोग, फिजिक्स में भी कई जगह पढ़े होगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है समान समय और इक्वल चीज, सारी चीजें इक्वल होती है, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म मीन्स लग जाना, मतलब जैसे घड़ी अपने आप में यूनिफॉर्मली चलती है वो, ठीक है। यूनिफॉर्मली वो चलता है, ठीक है। समय भी सेम लगता है, डिस्टेंस भी सेम कवर करता है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, तो उसको डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देख लो। मान लो कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स कोई क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेंज 1 to n। रेंज क्या है इसका? 1 से लेके n तक। इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। याद करो, बताया था जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो वहां पर हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वहां पर हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाई, किस तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूशन भाई? तो यहाँ पर जो होगा वो
पी से डिनोट करते, याद करो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, x इक्वल x ये लिखा जाता है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि भैया आपको 1 से लेके n तक हैं उनको डिवाइड करना है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सबका 1/n होगा। जैसे मैंने बोला ना 100 रुपीज को आपको डिवाइड करना है तो क्या किए होगे, कितने लोगों में डिवाइड करना था, अगर एक ही लोग में डिवाइड करना तो 1/n पार्ट्स करना पड़ेगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस फॉर्म में बनेगा, 1/n टाइप की प्रोबेबिलिटी बनेगी सबकी। ठीक है, अभी एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर ध्यान देना है, 1/n टाइप की होगी और किसके करस्पॉन्डिंग, ईच x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू 1 2 3 डैश 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 n तक के लिए, सभी n तक के लिए का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी 1/n बनेगा। जहां स्मॉल n, ये जो n आया इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेयर n इज कॉल्ड पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझ में आया सबको, बताओ। ये यूनिफॉर्मली सबको यूनिफॉर्मली देगा ना, इसीलिए 1/n आएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लो एग्जांपल, ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस। जब आप डाइस को थ्रो कराओगे, जब आप डाइस को थ्रो कराओगे तो बताओ सैंपल वेरिएबल, सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा, थ्रो और डाइस। एक डाइस को जब हम थ्रो कराते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आता है बताओ, उसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आते हैं। ये सैंपल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इन सैंपल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब पॉइंट कौन कौन सा आते हैं, तो रैंडम वेरिएबल क्या है, जो फेस आएगा। एक्स क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल, एक्स की वैल्यू कौन होगा, यही वैल्यू हो गई, सैंपल वैल्यू ही आपके रैंडम वेरिएबल बन गया। 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि आप जब एक डाइस को थ्रो कराओगे तो मैं बोलूंगा फेस पर आने नंबर, जो भी फेस पर आएगा वही आपका रैंडम वेरिएबल है। तो फेस पर क्या क्या आ सकते हैं, फेस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा ना, यहाँ पर बताओ कितना कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अरे तो 2 2 डिजिट का है ना, 3 वाला है ना वो सिंगल सिंगल डिजिट का था, तो सिंगल आना चाहिए, डबल डिजिट में डबल आना चाहिए, नहीं लगाना पड़ेगा। कितना आएगा भाई सबकी, वेरी गुड, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। कैसे, अब देखो अगर आपको ये पता चल गया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप सीधा 1/6 लिखते, लिखते कि नहीं, क्यों, क्योंकि सबके लिए प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाती है, समान हो जाए, समान इक्वल। जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा, समान होगा, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कितना होगा, 1/6 होगा। तो क्या मैं इनको ऐसा शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, x इक्वल x इक्वल टू डायरेक्टली 1/6 लिख सकता हूँ, जहां पर x का मान क्या है बोलो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया। तो एक्चुअल में ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या, हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना है ईच रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/6 हो गया। क्लियर है सबको, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 6 को पैरामीटर बोल देंगे। ठीक है, फिर इसमें भी जब अगर अब ये पता चल गया तो इसका मोमेंट निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो, सारी चीजें इसकी भी निकाल सकते हो। क्या बता सकते हो इसका मीन और मोमेंट वगैरह सारा चीजें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर मोमेंट की, मोमेंट से मतलब क्या होता है, इसका मोमेंट कैलकुलेट करो, तो मोमेंट से मतलब क्या है, मोमेंट से मतलब है मीन और वेरिएंस है, मीन एंड वेरिएंस।
क्या मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग? बताओ, सोच के देखो क्या बनेगा। अगर हम मीन की बात करें तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? अगर मैं बात करूं मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स क्या होती है बताओ? समेशन लगाना रहता है एक्स इंटू इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी तो सेम है 1/6, तो 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6 करो। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं? 1/6 सबका बाहर कर दो, एक्स इंटू 1/6 कर दो। यहां से हम क्या कर सकते हैं? 1/6 को बाहर कर सकते हैं और सिर्फ सम आएगा किसका? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तक का सभी का सम आएगा। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 और 7, तो ये बनेगा 6 1 टू नेचुरल नंबर 1 to 6 तक का सम कितना होता है? 21। इसको सॉल्व करोगे तो 21 आएगा कि नहीं आएगा? अब 21/6 इसका आंसर कितना आएगा? 21/6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7/2, 7/2 आएगा। तो ये क्या निकल चुका? मीन निकल गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को यहीं से मैं बोलूं, मोमेंट पहले हम फंक्शन का निकाले तो क्या होगा? मोमेंट देखो, मोमेंट में पहला मीन। मीन अगर मैं बताऊं किसका? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका मीन का एक्स बार होता है, समेशन लगाओगे। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी होती है? 1 to लेके n तक जो भी नेचुरल नंबर होता है एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है बताओ? यहाँ पर ये तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्स इंटू पी एक्स। यहाँ पर क्या होता है? 1/n होता है। यहाँ पर अभी अभी सीखा है ना फॉर्मूला के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/n। मैं इसके लिए मीन निकाल रहा हूँ हमेशा के लिए, फिर याद रहेगा वो। तो जब हम मीन निकालेंगे 1/n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 1/n कैलकुलेट करके बाहर कर दोगे। जैसे ही 1/n कैलकुलेट कर दोगे बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या था? तोड़ोगे। एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 से लेकर n तक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक? n तक का सम करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल में ये है क्या? ये समेशन कुछ और नहीं, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके n तक का है, क्योंकि हमको 1 से लेके n तक का करना है। अब बताओ, फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग को पहले भी बता चुका हूं मैं, n इंटू n + 1 / 2 होता है। यहाँ से n कैंसिल हो गया, क्या बच गया? n + 1 / 2। दिस इज कॉल्ड एवरेज। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं मीन। मीन का मतलब यहाँ पर n+1 देगा। मतलब कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दे दे, कौन सा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, तो हम डायरेक्टली मीन निकाल सकते हैं। बस n की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। n आपका कितना होना चाहिए? तो n कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 + 1 देखो निकालोगे तो कितना आएगा? 7/2 डायरेक्टली आ गया। 6 + 1/2, 6 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 6 है, देखो 6 पे से, तो 6 + 1 डायरेक्ट करोगे 7/2 आ जाएगा डायरेक्ट। तो मतलब इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखने से काम आसान बन जाता है कि डायरेक्ट हम मीन निकाल सकते हैं n + 1/2 से। सिमिलरली अगर मैं वेरिएंस बोलूं, वेरिएंस बता दो कितना आएगा, तो वेरिएंस भी चेक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए भी क्या यूज करते हैं? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्स का वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो क्या बताया था इसका फॉर्मूला? या तो μ1 और μ2 से जा सकते हो, μ1 भी निकाल सकते हो μ2 निकाल के, ठीक है। या तो आप क्या निकाल सकते हो? इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मीन समेशन एक्स बराबर 1 to लेके कहाँ तक? n तक का। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करोगे, पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1/n है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकल चुकी है। कितनी निकल चुकी है? दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो। कितना है? n+1। ये बनेगा n+1 / 2 पूरे का होल स्क्वायर। में डायरेक्टली गिर दिया। इसमें से भी 1/n को आप क्या करोगे? बाहर करोगे। क्या बचने वाला है बताओ? एक्स की जगह 1 2 3 डालोगे तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर आएगा, माइनस n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। और मैं इसका भी फॉर्मूला आपको सिखा चुका हूँ कि भाई 1+1 सम ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है? फॉर्मूला सिखा चुका था। कितना? n इंटू n+1 2n+1/6 और माइनस यहाँ से क्या है? n+1/2
इसको आप ऐसे लिख सकते हो का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिख सकते हो। यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड से देखोगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ से n+1 दिख रहा है, कॉमन निकल गया, ठीक है। अब n+1 यहाँ भी है, यहाँ भी n+1 है। अब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का 12, तो 6 2 जा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 2n+1 में, -3 का मल्टीप्लाई होगा n+1 में, कितना आएगा, तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 3n, तो 4n स्क्वायर यहाँ से हो गया 4n माइनस 3n, तो 4 में से 3 कितना आ गया, सिर्फ n बचेगा। और यहाँ से 2 - 3 -1 कितना आएगा, यहाँ से n-1 आएगा कि कहीं गलत हो रहा है भाई। यहाँ पर होल स्क्वायर में से आपने n+1 को कॉमन कर दिया है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2n+1, यहाँ से n+1 बचा, एलसीएम 12 आएगा इसका, तो 12 आएगा, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4n, और यहाँ से 3n, 4n - 3n होता है 1n, यहाँ से 2 - 3, तो 2 - 3 करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, तो -1 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? तो वेरिएंस इसका कितना होने वाला है, n+1 n-1 डिवाइड बाई 12। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं, यस या नो, पहले ये बताओ यहाँ तक की चीजें। और इन शॉर्ट इसको आप चाहो तो और भी इजी तरीके से लिख सकते हो, ये n² - 1 डिवाइड बाई 12 ही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मीन और वेरिएंस कितना आया। तो मतलब अगर आपका क्वेश्चन कैसा है, प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, ठीक है, और रेंज क्या है, रेंज इसका क्या है, रेंज 1 to n, देन अगर ऐसा है तो क्या क्या चीजें हम लोग बता पाएंगे डायरेक्ट। पहला कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसकी वैल्यू होगी 1/n फॉर ऑल n के लिए, ठीक है, ईच n के लिए 1, सबके लिए यही आने वाला है, ठीक है। और चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू 1 2 n तक के लिए, सभी के लिए 1/n आएगा। दूसरी चीज, मीन कितना आने वाला है इसका, तो मीन आएगा इसका सिर्फ और सिर्फ n+1 डिवाइड बाई 2, ये इसका मीन हो गया। मीन बोलो या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बोलो, बात एक ही चीज है। तीसरी चीज, वेरिएंस कैलकुलेट कर लो, वेरिएंस कितना आएगा इसका, अभी बताया, n² - 1 डिवाइड बाई 12 आता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये हो गया। फोर्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होने वाला है इसका अंडर रूट में, तो अंडर रूट में डाल दोगे n² - 1 डिवाइड बाई 12। अच्छा, इसका बात करते हैं, अब इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, आओ उसको भी देख लेते हैं, इतना सारा चीजें किए तो वो भी कर लेते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये याद रखने की चीज है ना, जब भी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लगे सबका समान है प्रोबेबिलिटी, तो हम डायरेक्ट मीन ये बता सकते हैं, वेरिएंस ये बता सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बता सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, याद करो, बताया था mx/t लिखते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है किसकी, e⁻tx का, और इसका मतलब क्या होता है, समेशन बनाया जाता है x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n के लिए, e⁻tx का क्या होगा, e⁻t इंटू x, इंटू में क्या होती है इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी याद करो, 1/n, है ना, लिखना है तो लिख दो यहाँ पर p ऑफ x, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/n है, तो समेशन x के जगह 1 से लेके n तक का यूज करना है, e⁻tx है, और यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आएगा, 1/n आएगा।
यहाँ से 1/n बाहर हो जाएगा, इसमें तोड़ोगे, x की जगह 1 2 3 पुट करोगे, जैसे 1 2 3 पुट करते तो क्या मिलने वाला बताओ, e की पावर t प्लस 2 पुट करोगे तो e की पावर 2t, 3 पुट करोगे तो e की पावर 3t प्लस डैश 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 प्लस e टू दी पावर nt। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कौन सा सीरीज है, क्या कोई बता सकता है? क्या इसका सम कोई बता सकता है? कौन सी सीरीज है, कैसे सॉल्व किया जाए? सम में e की पावर t से क्या कर सकते हो? कोई सॉल्व कर सकता है, बता सकता है? इस सीरीज का नाम ही बता दो कि कौन सी सीरीज है, इसका सम कैलकुलेट करनी है तो बताओ। एपी दिख रहा है? एपी, एपी सीरीज जीपी सीरीज कैसे पहचानते हैं भाई? एपी सीरीज का पहचान करने का फॉर्मूला क्या होता है? एपी सीरीज पहचान करने का फॉर्मूला ये होता है, जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया जाता है तो आंसर जो आता है वो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे तब भी सेम आएगा। बात समझे? हाँ, तो ऐसा नहीं बोलो ये वाला माइनस ये वाला करोगे तो ई की पावर 2t माइनस ई की पावर टी, वो सेम वही, कुछ भी हल नहीं होने वाले, अलग अलग नंबर है। ई की पावर 3t में से ई की पावर 2t घटाओगे घटेगा ही नहीं, जैसा है वैसे ही आएगा। ये एक्चुअल में जीपी है, जब पावर में बढ़ती है तो वो उसको जीपी बोलते हैं। पहला ई की पावर टी है, फिर ई की पावर टी का 2t, मतलब ये होल स्क्वायर है, ये क्यूब है, इस तरह से रहता है। तो दिस इज जीपी। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब आप आपका ऐसा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए आर की पावर एन के फॉर्म में होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके दो फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड्स ऑन आर। ठीक है, जनरली ये फॉर्मूला लिखते हैं ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, एक ये होता है, एक और होता है ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। जब ये तब यूज करते हैं जब आर का मान कैसा हो, बड़ा हो वन से, और ये तब यूज करते हैं जब आर का मान छोटा हो वन से। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए जीपी सीरीज के लिए। तो आर मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, तो ये सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म करेंगे तो आर मिलेगा। तो बताओ e की पावर 2t में से e की पावर t को डिवाइड करोगे तो एक एक t कैंसिल होगा तो e स्क्वायर बचेगा, और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 2 होती है। ठीक है, e की वैल्यू ही 2 से ग्रेटर देन होती है, मीन्स r का मान 1 से बड़ा हो गया। जब 1 से बड़ा हो गया तो इसका मोमेंट क्या बनने वाला है बताओ? इसका बनने वाला है मोमेंट एम एक्स टी का कितना बनेगा, 1/n चल रहा है कॉमन, यहाँ पर बनेगा आपका ए के जगह ई टू दी पावर टी है, फिर क्या लिखोगे, ए के जगह ए की वैल्यू ई की पावर टी है, आर का मान ई की पावर टी ही आएगा डिफरेंस, तो ई की पावर में कितना टी एन हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ? अच्छा हाँ, और सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म और टी का मान 1 2 3 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म ये होगा ई की पावर 2t डिवाइड बाई ई की पावर टी। ये जो है ई की पावर 2t में से t गया, ई की पावर t आएगा, और ई की t की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। हाँ, ये चीजें मैं जो है बताया हूँ, आर का मान जब ग्रेटर देन 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो बताओ इसके हिसाब से क्या बनेगा बताओ? तो ई की पावर टी कॉमन होगा, और यहाँ से क्या बनेगा, ई की पावर एन टी माइनस वन डिवाइड बाई, फिर क्या है आर माइनस वन, मतलब आर की वैल्यू ई, ई की पावर टी माइनस वन। क्लियर है? सामने में क्या चल रहा है, 1/n चल रहा है, ये इसका मोमेंट निकल गया।
नहीं, एपीजीपी से क्वेश्चन तो नहीं आएगा उतना, वो सारी चीजें नहीं आती यहाँ पर। क्लियर हुआ? यहाँ तक का सारा चीज क्लियर है? किसी को दिक्कत? अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा चीज क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यहाँ तक की चीजें, मोमेंट बताया मैंने आपको, मीन बताया, वेरिएंस बताया, ठीक है। और किसके लिए सारी चीज, किसके लिए हमने करा? जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो तब के लिए मैं ये सारी चीजें बता दिया, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं सेकंड में, जो आज का टॉपिक था। पहला तो मैंने बता दिया, इसके बेस पे उतना क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है एग्जाम में। जो मैंने आपको पहला बताया क्या था, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया। अब बारी आती है किसकी, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की। जब बर्नौली, अब हमारा टारगेट यही है कि हमको यही चीजें करनी है भाई, बाइनोमियल और पॉइजन। यहाँ से ये दोनों करना है और यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, ये दोनों को करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक एक चीज को करते हैं। अभी मैंने ये बता दिया, अब बात करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए यूज करते हैं जिसके लिए, जिसकी, जब कोई इवेंट होगा और उस इवेंट में हमको पता है कि जो रैंडम वेरिएबल हैं, रैंडम वेरिएबल की केवल दो ही क्या हो सकते हैं, आउटकम आ सकते हैं। दो आउटकम से जब ज्यादा ना आए तभी हम क्या लिखते हैं, दो ही आने चाहिए, एग्जैक्टली दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। जब आपको लगे, जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, एक डाइस को थ्रो कराया था, तो जब हम एक डाइस को थ्रो कराए थे तो कितने आउटकम आ सकते थे बताओ, अभी बताया 6 आउटकम आ सकते हैं। तो इसके लिए बर्नौली यूज नहीं होगा। तो बर्नौली के लिए ये देखना जरूरी कि आउटकम क्या आ रहा है, आउटकम सिर्फ दो ही होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल बताओगे तो क्या हो सकता है, लाइक कॉइन, जब हम एक कॉइन को थ्रो कराते हैं तो उस पर जो आउटकम आता है वो कितनी होती है, दो ही होती है, ठीक है। या किसी क्लास में कोई क्लास है और किसी क्लास में अगर मैं बोलूंगा कि बॉयज या गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दो ही होते हैं यहाँ पर, या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे। दूसरा अगर मतलब मार्क्स में बताऊं तो पास होंगे या फेल होंगे। तो जब आपको लगे सिर्फ दो ही हो सकते हैं, ठीक है, जब सैंपल वैल्यू केवल दो ही होती है तो वहां पर हम लोग कौन से यूज करते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यस या नो, ऐसा ट्रू और फॉल्स। लाइक हम लोग उसमें पढ़े हैं, कौन सा नंबर बोलते हैं जिसको, बुलियन, बुलियन पढ़े हैं ट्रू और फॉल्स में। जैसे जीरो आता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, अगर मैं बताऊं कंप्यूटर में वन और जीरो का मीनिंग क्या होता है, तो वन का मतलब होता है सक्सेस, होता है, हाँ सक्सेस हो गया तो वन, अदरवाइज रिटर्न कर देता है जीरो, जीरो मीन्स फेलर। बात यहाँ पर भी वही चीज है, समझ में आई बात? तो जब हमारे पास दो ही सैंपल वैल्यू होंगी तभी हम यूज करते हैं किसको, बर्नौली। जैसे अगर मैं बोलूँ एक सैंपल स्पेस है एस, एस के अंदर में अगर मैं बोलूँ हेड और टेल, एक कॉइन को थ्रो कराओगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने का इवेंट आपके लिए सक्सेस बनेगा और जो नहीं आएगा उसको फेलर बोलेंगे, फेल, ठीक है। तो बस ऐसे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना सारा चीजें जितनी क्लास में चल रही है? ऐसा तो कुछ नहीं कि अरे सब ऊपर से जा रहा है, बोलो भाई। इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीज, बेसिक चीज को लेके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। सारी चीज छोटी छोटी से शुरुआत से बता रहा हूँ एकदम, ताकि आपको समझ में सारी चीज आए भाई, कहीं कुछ दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि यार रट रहे हम लोग। इसलिए स्टेप टू स्टेप हम लोग फॉलो करते हुए सारी चीजें कर रहे हैं। तो अ रैंडम वेरिएबल विच हैज ओनली, विच हैज ओनली टू सैंपल वैल्यूज, टू
सैंपल वैल्यूज इज नोन एज बर्नौलीज वेरिएट। बर्नौलीज वेरिएट जिसके केवल दो ही वेरिएट होते हैं ना, बस समझ लो उसी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, वेरिएट, वेरिएट मीन्स वेरी करता है, तो सिर्फ दो ही तक जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो किसके होगी बोलो एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दे सकते हैं अपन, टॉसिंग अ, टॉसिंग अ कॉइन, ये भी अपने आप में इसमें आ सकता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है। ठीक है, जब हम टॉस कराते हैं डाइस को। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स की संख्या, स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स में, दो होते हैं, एक बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, जब बॉयज होते हैं या गर्ल्स होते हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स होते हैं। तीसरा इवेंट्स कैसे, जैसे रैंडम वेरिएबल एक्स जो है क्या है, एक्स कैसे हो सकता है, मान लो वो कोई पास हो गए हैं, तो दूसरा क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, पास या फेल की बात कर रहा है। इस टाइप की चीज जब आते हैं जिसमें दो ही होते हैं, इसमें कौन से होते हैं, हेड या टेल, जब हम टॉस कराते हैं तो इसलिए हेड और टेन। स्टूडेंट्स इन क्लास मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, बी बॉयज एंड गर्ल्स दो ही हो सकते हैं। रैंडम जो वेरिएट है वो दो ही होते हैं जिसमें, तो वो जनरली वो सारी चीजें को हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल ए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसके लिए लिखते कैसे हैं, तो मान लो एक्स क्या है, कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स, कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स है उसके लिए क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ दो ही। अब कुछ भी होगा भाई, यहाँ पर पास भी होगा तो हम पास को लाइक क्या बोलेंगे, पास को इंडिकेट करेगा वन, फेल को इंडिकेट करेगा जीरो को। ठीक है, इस टाइप की चीजें होती हैं। हेड मान लो, हेड को आपने वन ले लिया, इसमें तो किसी को भी ले सकते हो, आपका जो इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे। मतलब एक्स की वैल्यू सिर्फ दो ही वेरिएट होगी, वन या जीरो। यहाँ पर वन मीनिंग होना, होना का मतलब क्या होता है, हैपनिंग इवेंट। ठीक है, या फिर सक्सेस बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो, वन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर दो ही होंगे तो दोनों का सम हमको पता है वन होता है, तो एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर वन तभी होगा विथ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन विथ प्रोबेबिलिटी, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी होगी। और ये कब होगा, जीरो को तब लिखोगे विथ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, विथ प्रोबेबिलिटी, बताओ कितनी होनी चाहिए, कौन बता सकता है, बताओ वन लिखा हूं जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ये है, तो जीरो जब होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनी ऑप्शन, कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी क्या लिखना चाहिए हम लोग को। जैसे मान लो हेड है, हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है हमने पी नाम दे दिया, तो टी होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बात कर रहा है वो, जीरो मीन्स वो है, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वन माइनस पी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यू नाम दे दो, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, वन माइनस पी। एक को पी दे दो, एक को क्यू दे दे, और क्यू की वैल्यू कोई और नहीं, वन माइनस पी होगा। क्लियर है, सबको आ गया समझ में। तो वन आपका जो हैपनिंग इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो पी है, तो ये जो है उसके लिए यानी कि सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी, और क्यू मतलब क्या हो गया, फेलर के लिए। क्लियर है,
तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा फिर उस केस के लिए, यहां पर अगर हम बात करें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। बर्नौली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। कितना होगा, इसको P ऑफ x इक्वल एक्स लिखेंगे। कैसे नोट किया जाए, इसको प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे, p टू दी पावर x बोलोगे, और सेकंड थिंग 1 माइनस p की पावर में x बोलोगे। यहाँ पर x का मान कोई और नहीं, सिर्फ 0 और 1 है बेटा, दो ही हो सकते हैं, ठीक है, 0 या 1। इसके अलावा कुछ और होगा तो हम 0 लिख देंगे, अदरवाइज। मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी इसकी, तो p टू दी पावर x और 1 माइनस p टू दी पावर x, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1 होगी। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी देखोगे ये सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर मैं बता दूं वेयर, आप चाहो तो p को क्या बोल सकते हो, सक्सेस, ठीक है, और q को क्या बोल सकते हो, फेलर, ऐसे भी बोल सकते हो चाहो तो, सक्सेस होने का इवेंट और फेलर होने का इवेंट। बात आई समझ में। अगर मैं बात करूं इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखने के लिए, तो देखो एग्जांपल से समझो। टॉसिंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन। जब आप कॉइन को टॉस कराते हो तो बताओ सैंपल स्पेस में कौन आएगा, सैंपल स्पेस में हेड आएगा और टेल आएगा। तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या ले लेता हूँ, हेड। एक्स क्या है, हेड, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, ये मैंने एक्स ले लिया। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो नहीं या तो 1। बात समझे कि नहीं। नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं, 0, एक भी हेड नहीं, या फिर एक हेड हो सकते हैं। तो आपके रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 0 और 1 हो गई। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग हेड होने की प्रोबेबिलिटी यार न होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2 होती है, आपको पता होगा। समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूं, देखो यहाँ पर देखो, एक ठोक अगर निकालूं, प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आएगा, जब x इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तब कितनी आएगी, एक मिनट। इस फॉर्मूला में आओ, फॉर्मूला में देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, p की पावर x 1 माइनस p की पावर x होती है। तो p क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो p की वैल्यू कितनी होगी, मैं बोलूंगा p कितना होगा, p की वैल्यू तो 1/2 होगी, क्योंकि चाहे हेड हो या टेल हो, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो अगर हम उसके उसके निकालें फॉर्मूला के हिसाब से, तब क्या बनेगा, तो 1/2 आना चाहिए। देखते हैं कैसे, तो क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे, पुट करोगे, तो देखोगे तो ये एक्चुअल में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 0, तो क्या बनेगा, p की पावर x इंटू 1 माइनस p की पावर x। अब x की जगह तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, p की पावर 0 इंटू 1 माइनस p होल पावर 0, कितना आएगा बोलो। फॉर्मूला में यहाँ भी शायद मैं मिस्टेक कर दिया, 1 माइनस p की पावर, ये भी 1 माइनस x होता है, यहाँ सुधारोगे, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स होती है। बाइनोमियल यूज कर रहे हैं ना हम लोग, बर्नौली यूज कर रहे हैं, बर्नौलिक फॉर्मूला में यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना हम लोग। क्या यूज करना है, p टू दी पावर x है तो 1 माइनस पी की पावर भी 1 माइनस एक्स हो जाती है, ये भी ध्यान देना है अपने को, ठीक है। ये x का है तो ये 1 माइनस एक्स, क्योंकि इवेंट टोटल 1 होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर अब अपने को कितना आएगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा।
एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कितना हो गया, तो 1 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, 1 माइनस पी बच रहा है। और 1 माइनस पी मीन्स पी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। पी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यहाँ पुट करोगे 1 माइनस 1/2, ओवरऑल 1/2 ही आने वाला है। तो x इक्वल 0 के लिए भी 1/2 आएगा, 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तब भी 1/2 ही आएगा। तो p वैसे निकालो या फिर उस तरह से निकालो, मतलब मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ। p की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, कब, x के लिए 0 और 1 दोनों के लिए p का मान 1/2 आएगा। अब उसको एक को p बोल दो, एक को q बोल दो, बात एक ही चीज है। तो अगर मैं बात करूं मीन कितना होगा, कोई बता सकता है, यहां से अगर हम मीन की बात करें तो मीन कितना निकलेगा भाई, मीन का फॉर्मूला क्या होगा यहां से, बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन तो दोनों के लिए निकलेगा क्या, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, है ना। और यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है, समेशन एक्स इक्वल 0 to 1, एक्स इक्वल 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी p टू दी पावर x 1 माइनस पी टू दी पावर x 1 माइनस एक्स इंटू में इसके करस्पॉन्डिंग, क्या ये तो प्रोबेबिलिटी है, तो इंटू में x लिखना पड़ता है। ये करने के बाद साथ में x भी लिखनी पड़ती है। तो बताओ ये कितना आएगा, अभी मैंने बताया इसका आंसर। चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 0 पुट करोगे, एक बार 1 पुट करोगे, तो 0 के लिए और 1 के लिए पुट करोगे तो कितना, 0 के लिए जब पुट करोगे भाई, अब आप x की जगह 0 पुट करते हो तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 गुणा मतलब पहला केस तो 0 हो जाएगा। जब आप 1 पुट करते हो x की जगह तो 1 इंटू पी की पावर 1 ब्रैकेट में 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस 1, तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू पी, और यहाँ से 1 माइनस पी की पावर 0 मीन्स 1 हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा, पी आया। मतलब पी ही इसका कौन होता है, देखो मीन होता है, यहाँ से मिल गया। तो मीन बोलो, मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरिएट जो था पी वो निकल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। मतलब शॉर्टकट में अगर हम बात करें, जब भी अगर बर्नौली से दिया होगा, बर्नौली से डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमको पता चल गया कि यार दो ही आ रहे हैं, 1 और 0, तो 1 माइनस पी, और ये इसका यूज बर्नौली से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा, बाइनोमियल में। बाइनोमियल में क्या होता है, बस इसी चीज का जनरलाइजेशन होता है बर्नौली में, ठीक है। बर्नौली में इसी का जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन मतलब लाइक यहाँ पर हमने अभी तक सिर्फ हमने एक कॉइन को फेंका था, तो इसीलिए हम लोग बर्नौली यूज किए। जब एक कॉइन को 10 बार फेंकोगे, रिपीटेशन करोगे ना, तब वहां पर हम यूज करते हैं किसका, बाइनोमियल का यूज करेंगे। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। तो जब भी मीन आएगा तो कितना आ जाएगा, पी लिख देंगे। वेरिएंस कोई बता सकता है, वेरिएंस कितना आएगा, क्योंकि ज्यादातर हमको दो ही चीज फाइंड करना है, एक मीन और वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होगा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा, सिंपली आप क्या लिख सकते हो, P और इंटू क्यू लिख दो, या फिर P इंटू क्यू की वैल्यू डाल दो 1 माइनस पी, ये दोनों, इतना ही आएगा। सॉल्व करने पर आपको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, P इंटू 1 माइनस पी मिलेगा, ठीक है। याद रहेगा ये दोनों फॉर्मूला कि नहीं याद रहेगा, बताओ।
एक क्वेश्चन, इसके बेस पे एक क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। अब ये चीजें आ गई ना समझ में कि मीन और वेरिएंस की वेरिएंस, ये नहीं समझ में आया तो बोलो, वेरिएंस भी बता दूंगा कैसे आया है। मीन तो बता दिया कि इस तरह से आएगा मीन। वेरिएंस निकालना है तो बोलो, वेरिएंस भी सिखा दूंगा कि ये कैसे आया है, पी इंटू वन माइनस क्यू, या पी क्यू बोल दो इसको। पी क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू क्या है? फेलर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बताओ, बताना है इस चीज को कैसे आया तो बता दूंगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, तो वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वेरिएंस वेरिएंस के लिए दूसरा मेथड भी यूज कर, जरूरी नहीं है ये वेरिएंस के लिए कि ये भी मेथड याद करो, बताया था म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश, बताया था कि नहीं बताया था? तो म्यू टू डैश और म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, यही सिखाया था ना, इसी को वेरिएंस बोलते हैं। यहाँ से भी बोल सकते हो, यहाँ म्यू टू डैश अलग से निकालना पड़ता है और म्यू वन डैश तो मीन ही होता है और कुछ नहीं है। तो बात एक ही है, ऐसे निकाल लो, या फिर इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में निकाल सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, इसी को याद करो म्यू टू डैश बोले थे, बताया था। और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर निकालना, यही वेरिएंस होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है बताओ, समेशन बनाना है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक कर डालना है, एक्स स्क्वायर का गुणा करना है प्रोबेबिलिटी में, और इधर क्या करना है, ये तो मीन ही है, मीन की वैल्यू तो आ चुकी है पी, पी का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, खत्म कहानी। यहाँ पर क्या कर सकते हो, पी एक्स की वैल्यू पुट करना है, एक्स की वैल्यू 0 के लिए, पहला जब 0 पुट करोगे तो 0 गुणा पी 0, फिर 1 पुट करोगे तो 1 इंटू पी ऑफ 1, एक्स केवल 1 के लिए, और माइनस पी का स्क्वायर है, ठीक है। पी ऑफ 0 मीन्स पी एक्स की जगह 0 डालो, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो गया, तो 1 का गुणा करना है, और किस में, P1 में 1 का गुणा करना है, P1 मीन्स P1 आपका कौन है, ये है। P का फॉर्मूला मतलब ये है, इसको P बोलते हैं। फंक्शन कैसा होता है, ये P की पावर x की जगह 1 डालना है, ये है आपका फंक्शन। P ऑफ 1 मीन्स P x की जगह 1 1 डालना है, तो कितना आएगा, इसका फॉर्मूला, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब होता है P की पावर में 1 इंटू 1 माइनस पी की पावर में 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1, ठीक है, माइनस पी का स्क्वायर है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो ये 0 होने से क्या हो गया, ये तो खत्म, क्या बचेगा, हाँ, और 1 का, इसमें 1 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि x का है ना, x की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। ओनली क्या बच गया, सिर्फ p का स्क्वायर बच गया। यहाँ से ये इंटू में 1 हो गया, माइनस पी स्क्वायर हो गया, यहाँ से p है, तो क्या बच गया, सिर्फ p इंटू पी माइनस पी स्क्वायर। क्या बता सकते हैं, यहाँ से p को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, p माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? और प्रोबेबिलिटी हमको पता है कभी निगेटिव नहीं होती, वो 1 से छोटी हो नहीं सकती, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये कैसा होगा, 1 माइनस पी स्क्वायर होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर यही देख सकते हो जो है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम p को कॉमन निकाले तो ये एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, p इंटू 1 माइनस, क्योंकि p से माइनस करोगे तो ये जो है निगेटिव हो जाएगा। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज 0 से बड़ी होती है ना।
जीरो से बड़ी थी, क्योंकि अगर आप p माइनस वन करोगे तो छोटी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो है कैसा होगा, वन माइनस पी के फॉर्म में होगा। जब ये वन माइनस पी के फॉर्म में होगा तो ये बन गया, और p इंटू वन माइनस पी बोलो या इसको पी क्यू बोल दो, बात एक ही चीज है। आई बात समझ में? क्लियर है? यस या नो, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं और इसको आप लोग ट्राई करो और बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, इफ x इक्वल जीरो, if x equal 0, what is the value of, what is the value of the probability फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर अ बर्नौली और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वन माइनस पी, सेकेंड ऑप्शन है पी, थर्ड ऑप्शन है जीरो, फोर्थ ऑप्शन है पी बाई टू। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सोचो, अच्छे से सोच के जवाब देना, हड़बड़ी नहीं करना। कहाँ पर बोल रहे हो? इधर? अच्छा, ये चीज नहीं, वो इसलिए बताया क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में निगेटिव नहीं होती ना। यहाँ पर देखो वन माइनस पी होता है, तो वन माइनस पी होने के लिए मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बताया, क्योंकि वैल्यू वन माइनस पी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया वन माइनस पी लिखना पड़ेगा। क्योंकि पी को कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में, यहाँ पर मेरे से हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, जब आप पी को कॉमन लोगे तो यहाँ से वन माइनस पी बचेगा। ठीक है, सही बात है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पर तो आ ही गया है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये जो है P और ये है Q बनेगा। क्लियर है? वो जो है उल्टा निकल गया था। ठीक, चलो कोई नहीं। आओ बताओ भाई, इसका जवाब दो, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को लिखा है क्या, समझा देता हूँ। इफ x इक्वल जीरो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रैंडम वेरिएबल जब आपका x इक्वल जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है क्या डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको।
कितना आएगा इसका आंसर? तो जीरो के लिए, जीरो का मतलब पहले ही बताया था यहाँ पर, जीरो किसको डिनोट करता है? वन किसको डिनोट करता है? वन उसको डिनोट करता है जिसके लिए क्या होती है, वन के लिए क्या होता है बताओ? आप यहाँ से भी फॉर्मूला से भी देख सकते हो, अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है ये फॉर्मूला। जब आप x की जगह जीरो पुट करोगे, जब आप x की जगह जीरो पुट करोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिलने वाला है? x की जगह जीरो डाल दो बेटा, जीरो हो गया, p की घात जीरो वन हो गया, वन माइनस जीरो मीन्स वन, यानी कि ओवरऑल क्या आएगा? वन माइनस पी आएगा। p/2 कैसे आ सकता है, ये कैसे आ सकता है? आपको लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ से आ जाओ। ये फॉर्मुला क्यों लिखा है हमें? जब x समान जीरो और वन हो तो जीरो पुट कर दो, वन पुट कर दो, तो ही केस दे सकता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब भी अगर आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ जीरो पुट करो, ये जीरो, ये वन हो गया, वन माइनस जीरो मीन्स वो हट गया, तो सिर्फ वन माइनस पी बच रहा है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? वन माइनस पी वाला, है ना? क्लियर है? बोलो। वन माइनस पी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वन माइनस पी। क्लियर है कि नहीं? बताओ, किसी को कहीं दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, a basketball player, basketball player can shoot a, can shot shoot a ball into the basket, into the basket with a probability, with a probability of 0.6. What is the probability? What is the probability that he missed the shot? मिस द शॉट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है? कितना आएगा? 0.4। चलिए ठीक है। क्लियर हुआ? तो समझ में आ गया ये आप लोगों को? यहाँ पर सक्सेस होने का बोल रहा है, एक प्लेयर है, बास्केट प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, वो जो है क्या करता है, किसी बॉल को शॉट शूट मारता है, और वो जो है बास्केटबॉल में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी पी क्या है? सक्सेस वाला है। ठीक है, पी क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितनी है प्रोबेबिलिटी? 0.6 है। तो बोल रहा है जो मिस हो गया है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भैया वो क्यू की पूछ रहा है, क्यू की पूछ रहा है। क्यू बराबर क्या होता है? वन माइनस पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेलर वाला, है ना, यानी कि मिस वाला बोल सकते हो, मिस्ड वाला। यहाँ पर कितना है? वन माइनस 0.6, ओवरऑल कितना है? 0.4। समझ में आया?
हाउ मैनी आउटकम्स कैन बी कैन बर्नौली ट्रायल हैव। ऑप्शन है 3, 2, 5, 2 to the power n। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया सभी को इसका आंसर। कैसे सोच के बताओ, जल्दी तुक्का मत लगाओ। मैंने सब चीजें बता चुका हूं, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना समझ में आए। तो इसका क्या सीख है, ये वाले का आंसर क्या हुआ। कोई भी हाउ मेनी आउटकम, आउटकम कितने आ सकते हैं किसी भी बर्नौली ट्रायल में, तभी बताया बर्नौली ट्रायल में सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 की पावर n भी नहीं होता है बेटा, ये भी नहीं होता है, याद रखना। 2 की पावर n मीन्स ज्यादा हो गया ना, 2 की पावर n नहीं होते हैं, ओनली 2 होते हैं, ठीक है। 2 ही आउटकम होते हैं, ठीक है। बर्नौली और जब भी बर्नौली ट्रायल होगा वहां पर आउटकम की संख्या सिर्फ 2 ही होती है, ठीक है। और बर्नौली ट्रायल और ऑल्सो कॉल्ड क्या, डैश टू और क्वेश्चन, इसको कौन से टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। पॉजिटिव निगेटिव टाइप वाला क्वेश्चन होता है, नेचुरल वोल टाइप के होते हैं कि यस या नो वाले होते हैं, कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या म्यूचुअल म्यूचुअली इंक्लूसिव टाइप के होते हैं। क्या जवाब दोगे। देखिए ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी लोग को बता देनी चाहिए। तो सबको पता है कि ये जो है यस या नो टाइप का होगा, है ना, क्योंकि होगा तो यस, नहीं है तो नहीं, यस या नो टाइप के वाले क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। चलिए, कल किसी ने बोला था कि ये जो है कल वाले क्वेश्चन को एक बार समझाना था, कल वाला क्वेश्चन क्या था उसको एक बार समझा देता हूँ, है ना। लास्ट क्वेश्चन एक बच्चे को समझ में नहीं आया था, उसको बता देता हूँ। ठीक है,
कल जो पढ़ रहे थे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ रहे थे, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के कल लास्ट क्वेश्चन एक बच्चे को डाउट है कि लास्ट वाला चीजें समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आओ इसको समझो। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 1/c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई सी दिया था, जहां पर एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी थी और सी का मान 0 से बड़ा है, यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ये चीजें, इसका क्या क्या ऑल्सो क्या फाइंड करना था, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी थी, ठीक है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना था, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी दिया, मतलब वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल आपका कौन सा है, रैंडम वेरिएबल जो है ये है आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया। तो मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टीएक्स करनी पड़ती है, ठीक है। एमटी कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर में टीएक्स करना पड़ता है। और एक्सपेक्टेशन किसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी रैंडम वेरिएबल का, इसको लिखा जाता है इनटू में इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन लिखी जाती है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, तो ये वैल्यू को लिखोगे इनटू में इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखनी है। और यहाँ पर कितना आएगा देखो, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1/c इंटू ई टू द पावर में कितना माइनस एक्स बाई सी है। यहाँ से क्या होगा देखो, 1/c कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, e की पावर tx भी है अपने जगह, e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी भी अपने जगह है। अगर हम देखें ये बेस सेम है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, कितना, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और पावर ऐड होके कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से x कॉमन है, दोनों साइड से x कॉमन निकालोगे तो यहाँ से t माइनस 1/c, t माइनस 1/c इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था कि भाई जब हम t के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बना देगा, जो कि क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाती है। इसको हटाने के लिए हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया और 1/c माइनस टी किया, 1 माइनस क्या किए हम लोग, टी किए, ठीक है। अब ये चीजें जब हम किए तो ये बाहर माइनस लग गया, तो अब ये ई टू द पावर माइनस 1/c माइनस टी और ये इंटू में x इंटू डी डी एक्स बच गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर में ax अपॉन में a आ जाता है। तो x का कोफिशिएंट ये पूरा बड़ा वाला चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। जब ये नीचे आ जाएगी तो ये अब x जगह क्या पुट करोगे, एक बार अपर लिमिट इन्फिनिटी, और x जगह एक बार पुट करोगे 0। जैसे x जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो बाहर माइनस है तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये जैसे ही इन्फिनिटी बन गया तो e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 होता है, सिर्फ बच गया ऊपर वाला इन्फिनिटी 1 वाला, यानी कि लोअर लिमिट। ये देखो पुट किया हमने, e की पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस e की पावर 0, नीचे में तो वैसे ही रहेगा। और e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है बताया था मैं, e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है 0, और ये 1 होता है, तो क्या बच गया -1, और ये माइनस माइनस कट गया तो सिर्फ 1 बचेगा। तो 1/1/c इंटू टी मिलेगा। इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस टी सी हो जाएगा, तो नीचे का c ऊपर चला जाएगा, फिर ये सी कैंसिल हो जाएगा। तो मोमेंटम कितना आ गया भाई इसका, इसका मोमेंटम आ गया आपका 1/1/1 माइनस टी सी आ गया, ठीक है। ये कौन मिल गया आपका, मोमेंटम निकल गया। फिर हमने इसी के आगे क्या बताया, इसी के आगे म्यू वन निकालना चाह रहे। म्यू वन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बताया था म्यू वन डैश को ही मीन बोलते हैं। तो म्यू वन डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही मीन होगा, क्योंकि मोमेंटम फंक्शन जब भी होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब भी होता है, तब हम मीन ऐसे निकालते हैं डेरिवेटिव करके। तो इससे निकालना पड़ेगा, या तो इसको एक्सपांसन करो, एक्सपांसन करने के बाद टी का कोफिशिएंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इसका डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करोगे तो कितना होगा, और टी के जगह 0 पुट करना है। तो क्या होगा बताओ, 1 माइनस टी सी है, यहाँ से हमने क्या किया देखो, 1 माइनस टी सी की पावर -1 कर दिया। अब ये 1 माइनस टी सी की पावर -1 है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, -1 सामने आता है, 1 माइनस टी सी लिखते हैं, पावर में -2 हो जाती है, इनटू में ये -1 सामने आया, x की पावर n-1 होता है, तो -1 होगा, -2 हो जाएगा। और इसका t के रिस्पेक्ट में करो तो t का कोफिशिएंट माइनस ही अलग से बाहर चलेगा। और यहाँ तक आने के बाद फिर इसमें t के जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ c बचेगा। और दिस इज कॉल्ड मीन। तो मीन निकल गया म्यू वन डैश। अब किसकी बारी, म्यू टू डैश निकाल लेते हैं। तो म्यू टू डैश कैसे निकालेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
दो बार डेरिवेटिव करना मतलब आपको एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं उसका एक बार डेरिवेटिव, तो ये वन टाइम डेरिवेटिव लिख दिया डी बाई डी टी, और जो वन टाइम डेरिवेटिव कर चुके थे ऊपर में उसकी वैल्यू लिख दिया, सी इंटू वन माइनस टी सी की पावर माइनस टू आई थी, जस्ट लाइक देख सकते हो ये है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो c इंटू वन माइनस टी सी की पावर में दो है, ये बस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो चुका है, उसका करना है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। तो ये जो है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होगा तो ये माइनस टू फिर से सामने आएगा, और वन माइनस टी सी की पावर माइनस थ्री बन जाएगा, फिर से अलग से माइनस सी आएगा। जैसे ही टी की जगह जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ वन, तो ये वन ही हो गया, ये माइनस टू माइनस सी और सी, ओवरऑल कितना हो गया, टू सी स्क्वायर हो गया। तो मीन तो कौन होता है, मीन तो म्यू डैश म्यू वन डैश होता है, तो सी आ गया। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, तो टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओवरऑल आ गया सी स्क्वायर, तो ये हो गया वेरिएंस। वेरिएंस निकलने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला कहता है अंडर रूट में वेरिएंस, तो अंडर रूट में वेरिएंस डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। और सी स्क्वायर से क्या बोल रहे हो, यू डैश माइनस में आएगा, म्यू टू डैश माइनस में आएगा, कैसे जरा बताओ। यहां से म्यू टू डैश जो है ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस में ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो वन की पावर माइनस थ्री है, वन की पावर कुछ भी कर लो, वन की पावर कुछ भी करोगे वन ही होता है, तो ये तो वन हो जाना है, माइनस टू सी यहाँ से मिल गया, और ये माइनस सी अलग से, माइनस माइनस प्लस होकर टू सी स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया, कैसे प्लस में आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। माइनस माइनस अच्छे से देखो, माइनस माइनस दो बार है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो प्लस टू सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टू सी स्क्वायर आ गया, फिर आपका वेरिएंस निकल गया, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश, तो ये आपका टू सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर है, दो में से एक गया, एक सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो अंडर रूट में डाल के, तो ये निकल जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आपको, जिसको डाउट था। यही क्वेश्चन था ना डाउट में, कि और भी कोई क्वेश्चन था, बताओ। क्लियर है यहाँ तक। तो बेसिकली कल हमारा क्या टॉपिक रहेगा, कल हमारा रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, उसके बाद फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम चले जाएंगे कहाँ पर, कंटिन्यूअस में, ठीक है। ठीक है, आज का समझ में आया सब लोग को, किसी को कोई दिक्कत। बोलो भाई, सबको क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, गुड नाइट।